ना समाज में परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो आखिर समाज में परिवर्तन है क्या? समाज में परिवर्तन का अर्थ है कि ऐसे परिवर्तन जो समाज के अभिक्रिया पर, सामाजिक संबंधों पर प्रभाव डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि समाज की अभिक्रिया तथा समाज के संबंध यही पूरे समाज का निर्माण करते हैं। तो कोई भी ऐसा परिवर्तन जो इन सब तत्वों को प्रभावित कर रहा हो, हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रहा हो, हमारे सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित कर रहा हो, हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को, सामाजिक नियंत्रक की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा हो, तो ये सारी चीजें जो है उसे हम लोग सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हैं। अगर हम किंग्सले डेविस के अनुसार चलें तो किंग्सले डेविस ने बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है। किंग्सले डेविस कहता है कि सामाजिक प्रक्रिया है क्या? तो सामाजिक प्रक्रिया वो चीज है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं कि किसी भी सामाजिक संस्थान में एक परिवर्तन हो। ना ये सामाजिक संस्थानों में जो परिवर्तन हो उसका प्रभाव कहां होगा? तो उसका प्रभाव उसके प्रकार्य पर, यानी कि उसकी प्रकार्यात्मकता पर होगी, और दूसरा उसके स्ट्रक्चर पर, यानी कि उसका जिसकी जो संरचना है समाज की उस पर होता है। यानी संरचना एवं प्रकार्यात्मकता के ऊपर कोई भी पड़ने वाला सामाजिक प्रभाव को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नाउ अब यहां पर एक बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो अगर हम लोग बात करें महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो सबसे पहले साधन इसके कई सारे हैं, लेकिन साधनों से पूर्व हमें एक चीज समझना होगा कि साधन तो इसके कई सारे हैं, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहले हम लोग विशेषता देख लेते हैं और विशेषता के बाद फिर हम साधनों के ऊपर आएंगे, और क्योंकि साधनों और विशेषता ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। सबसे पहला जो विशेषता यह है कि यह जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक होता है। यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? ये समाज में कोई परिवर्तन लाता है, चाहे वो अंतःक्रिया में हो या फिर हमारे सामाजिक संबंधों में हो। दूसरी विशेषता इसकी सामाजिक परिवर्तन की जो है वो ये है कि यह सार्वभौमिक है, यानी कि विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है। अगर समाज परिवर्तनशील नहीं होगा तो उस समाज का अंत हो जाएगा। तो एक सार्वभौमिक परिवर्तनशीलता यह क्या है? दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की। तीसरी बात अगर हम लोग कहें कि यह सामाजिक परिवर्तन निरंतर होता है, यानी कहने का मतलब है कि यह सिंपल सी बात है, यह कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहती है। अब चौथी विशेषता की ओर आए तो यह अवश्यम भावी है। सामाजिक प्रक्रिया अवश्यम भावी है से हम क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका मतलब यह है कि समाज कोई भी हो वहां पर सामाजिक परिवर्तन होकर रहेगा और इसे कोई नहीं टाल सकता है। नाउ इसके बाद जो है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो परिकालिक होती है या कालानुरूप होती है। नाउ कालानुरूप या परिकालिक का मतलब बहुत सिंपल है, इसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है एज पर टाइम, यानी समय के अनुसार होती है। यानी सिंपल है कि सामाजिक परिवर्तन जो निर्भर करता है, डिपेंड करता है हमारा, वो किस पर करता है? टाइम पर या समय पर करता है। इसीलिए हम लोग जो है वो क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन कालानुसार होता है, यानी टाइम के अनुसार होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के दर में एक रूपता नहीं होती है, यानी सामाजिक परिवर्तन कितनी होगी ये एक रूप नहीं होगा। कहीं पर ये सामाजिक परिवर्तन अधिक हमें दिखने को मिलता है, कहीं ये सामाजिक परिवर्तन हमें कम देखने को मिलता है ना। यही सामाजिक परिवर्तन का दर ही और इसकी एक रूपता नहीं होना ही आज हम समाज में किसी को विकसित समाज कहते हैं तो किसी के अविकसित समाज कहते हैं। जिस समाज ने अपने आप को समय, तकनीक इत्यादि के अनुसार चीजों को ढाल लिया वो विकसित समाज हो गया।
जो आज भी उसी तकनीक के अनुसार रह रहे हैं, जहां पर परिवर्तन की मात्रा काफी धीमी है और गति काफी धीमी है, तो ऐसे समाज अविकसित समाज रह गया। तो यही कारण है कि जो परिवर्तन की दर होती है या परिवर्तन की मात्रा जो होती है, वो समाज में एक रूपता नहीं होती है, वो भिन्न भिन्न होती रहती है। नाउ अगला जो है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन वो योजनाबद्ध भी हो सकता है और गैर योजनाबद्ध भी। नाउ इसको थोड़ा हम लोग समझाते हैं। जैसे मान लीजिए समाज में दहेज की प्रथा पर या दूसरा विवाह करने की प्रथा पर सरकार ने रोक लगा दी। पहले ये चीज लगातार चली आ रही थी, अब ये क्या करेगा, समाज में परिवर्तन को जन्म देगा। कैसे परिवर्तन में, कि पहले जो थे वो हमें पॉलीगैमी फैमिली बहुत मिलती थी, यानी बहिर्विवाही परिवार बहुत सारे मिलते थे, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा संख्या क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, तो मोनोगैमी यानी एकल विवाह की प्रथा ज्यादा हो जाएगी। क्यों, समाज में जब तक दूसरी बीवी जीवित है आप विवाह नहीं कर सकते हैं। ना ऐसी चीजें क्या हो गई, ये एक प्लान्ड यानी योजनाबद्ध तरीके से हमने सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ट्रिपल तलाक पर, यानी 3 तलाक पर उन्होंने पाबंदी, कुछ पक्ष पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब इससे क्या होगा कि ट्रिपल तलाक आने के बाद यानी 3 तलाक की जो पद्धति आएगी तो वो एक समाज में परिवर्तन को पैदा करेगी, जहां पर स्त्रियों का स्थान अब पहले से थोड़ा ऊंचा होना शुरू हो जाएगा। नाउ ये सारे जो हैं वो कैसे हैं, तो वो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन है। कुछ सामाजिक परिवर्तन गैर योजनाबद्ध होते हैं। नाउ गैर योजनाबद्ध कैसे होंगे वो भी हम लोग समझते हैं। नाउ बात करें अगर हम लोग कि सामाजिक परिवर्तन में, कि मान लीजिए हम लगातार मीडिया का हमारा एक्सपोजर बढ़ता चला जा रहा है, हम लोग लगातार जो है वो टीवी देखते हैं, इंटरनेट पर देखते रहते हैं। अब इस इंटरनेट और टीवी इन सब चीजों ने क्या किया है कि हमारे पास जो कई चीज पाश्चात्य सभ्यता की है वो हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई। जैसे हम एक नाम लेंगे, लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि साथ में रहना, स्त्री और पुरुष विवाह के बगैर साथ में रहना। ना ये हमारे समाज में पहले नहीं थी, लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं तो वो धीरे धीरे आते हुए आज एक कॉमन चीज हो गई है। यहां तक कि अगर हम देखें तो ये एक कॉमन स्टूडेंट तक में पाया जाता है मेट्रोज वगैरह में, राइट। अब इसे बहुत बड़ी बात समाज में नहीं मानी जाती। तो एक सामाजिक परिवर्तन है जो कोई योजना नहीं बनाई गई, किसी दूसरे संस्कृति के और दूसरे मूल भावों को ये समाज अपनाता चला जा रहा है और धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप जो है वो हमारे समाज को भी अब मानना लगा है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको मान्यता प्रदान कर दी। तो अब ये सब जब हम चीजें देखते हैं तो इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, ये गैर योजनाबद्ध तरीके से क्या हुआ कि ऐसे परिवर्तन हमारे समाज में देखने को मिले। ना उसके बाद अगला जो है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो बहुपरिणामी होते हैं। ना सामाजिक परिवर्तन बहुपरिणामी क्यों होते हैं उसको ऐसे देखते हैं, और बहुपरिणामी के साथ साथ एक और मैं चीज जोड़ूंगा कि बहुकारकीय भी होते हैं। ना बहुकारकीय और बहुपरिणामी का अर्थ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुकारकीय का मतलब यह है कि उसके सामाजिक परिवर्तन के एक नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और दूसरा बहुपरिणामी का अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन कोई एक परिणाम नहीं देता, उसका एक क्या होगा कि एक परिणाम दूसरे परिणाम को जन्म देता हुआ बहुत सारे परिणाम पैदा कर सकता है, और ये एक सामाजिक परिवर्तन का गुण है। अगला हम लोग आते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक श्रृंखलीय प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ना श्रृंखलात्मक प्रतिक्रिया क्या होती है वो समझ लेते हैं। ये बेसिकली जैसे कि हमारा न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम में क्या होता है कि यूरेनियम से जब हम नाइट्रोजन का आघात कराते हैं तो एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक जो है वो 3 यूरेनियम का करेगा, फिर 3 में हर एक जो है वो 3 करेगा, तो एक श्रृंखला बन जाती है। ना यही कार्य जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन में होता है। कैसे वो बताता हूं।
जैसे बहुत सिंपल सा अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप शुरू कर दिया समाज में। अब ये सामाजिक परिवर्तन कई चीजों को जन्म देगा। पहले जैसे विवाह जैसी संस्था, इसका क्या होगा, इसका मूल्य निरंतर गिरता चला जाएगा कि क्यों, अब विवाह के बिना भी स्त्री पुरुष साथ रह सकते हैं और उनको भी समाज उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे रहा है। दूसरी बात, अब जो परिवार की संरचना थी वो अब डेफिनेशन अलग होना शुरू हो जाएगा। क्यों, अब उस लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए आदमी बच्चे भी पैदा कर लेगा, तो बिना विवाह के माता पिता और उनका बच्चा, अब ये एक समाज में एक नई श्रृंखला हो गई। यानी कि सिंपल है कि विवाह ही नहीं, परिवार का स्वरूप, और परिवार ही स्वरूप ही नहीं, हर तरह से परिवार के आर्थिकता, सामाजिकता, उसकी धार्मिकता, इन सभी चीजों पर इसका प्रभाव होगा, जो एक श्रृंखलीय प्रभाव होगा, जो एक चीज दूसरे कई चीजों को प्रभावित करता चला जाएगा। और इसी परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो है कि इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना, कि पहले से ही कुछ बता देना कि ऐसा होगा, भविष्यवाणी करना, यह काफी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। समाज में अगर कोई तत्व आता है, इसका भविष्य क्या होगा और यह क्या वाकई सामाजिक परिवर्तन को लाएगा, ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते हैं। तो ये इतनी सारी विशेषताएं हैं हमारे सामाजिक परिवर्तन के। सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है वो कई सारे कारक बताए गए हैं, और सामाजिक परिवर्तन के कई सारे कारकों में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक कारक। ना प्राकृतिक कारक क्या हो सकता है? प्राकृतिक कारक को हम ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। प्राकृतिक आपदा आने के कारण उस जगह पे एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2001 में भुज में, गुजरात में, कच्छ क्षेत्र में क्या हुआ, बहुत विनाशकारी भूकंप आया ना, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, इसके साथ साथ सारे घर टूट गए, तबाह हो गए, बहुत व्यापक तबाही हुई। इसके बाद सरकार ने वहां भुज में नए कॉलोनीज बना दिए, नए तरह के सड़क बना दिए गए, नई सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, और ऐसी चीजें थीं जो पहले नहीं थी। अब इन सबों ने एक सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे दिया। कैसे सामाजिक परिवर्तन? जो घर पहले कच्चे से थे, जो घर ढंग के नहीं थे, जो कहीं भी सकरी गलियां हुआ करती थी, अब सब सारी चौड़े रोड थी। जो सुविधाएं पहले प्राप्त नहीं थी वो अब सारी हो गई। अब उनके सामाजिक देखने का ढंग वो बदल गया, उनके सामाजिक कार्य बदल गए। अब वो सफाई का भी ध्यान रखने लगे, कूड़ेदान लग गए, कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, पहले ऐसे ही कहीं फेंक दिया करते थे। तो एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल गया, और उसका जो कारक था वो और कुछ नहीं, प्राकृतिक कारक था। दूसरा जो है वो इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ हम लोग लेंगे, और थोड़ा जुड़ा हुआ जो है वो है भौगोलिक कारक। ना, भौगोलिक कारक क्यों महत्वपूर्ण होते हैं वो समझिए। किसी भी समाज के निर्माण में वहां का भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सी हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है, तो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है वो ये कहता है कि ये पहाड़ों के बीच में एक प्लेन का मैदान है, पठारों के बीच में एक प्लेन का मैदान है। नाउ अब इसी तरह से ये जो प्लेन है, तो यहां पर क्या होती है, कृषि प्रधान समाज है बेसिकली। अब इसी तरह से यही परिस्थिति के अनुसार हम लोग देखें तो भैया जंगल वंगल यहां पर काफी मिलते हैं हमें। अब जंगल में रहने वाला एक समाज है। कल क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर जो है वो हम नर्मदा घाटी परियोजना के तहत यहां एक डैम बनाएंगे। अब वो डैम बनाने के लिए क्या हुआ कि लोगों को विस्थापित करना जरूरी है, क्योंकि जंगल में वो क्षेत्र जो है वो नदी के पास पड़ता है, और ये सभी क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएंगे। इसीलिए यहां से लोगों को हटा दिया जाए। हटाकर हम क्या करते हैं कि उनको एक नए जगह पर लाते हैं। जब आप नए जगह पर लेकर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि नए जगह पर एक नई भौगोलिक संरचना होती है, एक नया भौगोलिक क्षेत्र होता है। अब मान लीजिए वहां पर जंगल की सघनता जो है वो कम है। अब जंगल की सघनता कम होने के कारण जिन उत्पाद, जंगल के उत्पादों पर उनका जीवन चलता था, वो अब
उतने ज्यादा उन्हें नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में बहुत सिंपल एक चीज होगा और वो ये होगा कि वहां पर लोगों के सामाजिक अभिक्रियाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब वो जंगली समाज से ज्यादा अगर कृषि के लिए जमीन है तो कृषक समाज की ओर बढ़ते चले जाएंगे और इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन होगा। और भी हम चीजें देखते हैं, जैसे लगातार मरुस्थलीकरण होता चला जा रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, कई सारे क्षेत्र में हम पहले जहां पर गेहूं उपजाया जाता था वहां पर अब धीरे धीरे वो लोग ड्राई लैंड फार्मिंग की ओर जा रहे हैं, जहां पर सूखी कृषि। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे चीजों का उत्पादन कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, जो किस रूप में, तो जो मरुस्थलीय कंडीशन के लिए बहुत अच्छे हो ना। ऐसे किसी भी परिवर्तन भौगोलिक कारक से हो सकते हैं और ये सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख एजेंसी अभिकरण बन जाता है। नाउ अगला जो हम लोग आते हैं और बात करेंगे अगले कारक के, और वो है जनसंख्यात्मक। नाउ जनसंख्या एक बार फिर बहुत ही प्रमुख कारक है, यानी कि अगर हम जनसंख्या में कोई परिवर्तन देखते हैं तो ये सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे सकता है। जनसंख्या में परिवर्तन का हमारा तात्पर्य क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन से हमारा बहुत ही सिंपल एक तात्पर्य है और वो तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि कहीं पर जो लैंगिक विभेद है उसमें कमी आ जाए, यानी लैंगिक विभेद जो है वो स्त्री और पुरुष में तो वो बढ़ जाए, कमी नहीं आ जाए, मान लीजिए बढ़ जाए। अब बढ़ जाए तो क्या सामाजिक क्रिया होगी और अगर घट जाए तो क्या होगा? या ऐसा करें कि स्त्री और पुरुष का जो रेशियो है उसमें स्त्री की पुरुषों की तुलना में स्त्री बहुत कम हो जाए और दूसरी स्थिति ये रखते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या बहुत अधिक हो जाए। ना यहां पर एक दोनों ही स्थिति में दो अलग अलग परिणाम होंगे। स्त्रियों के कमी होने के कारण जो समाज होगा वहां पर हम पॉलीएंड्री देखेंगे। पॉलीएंड्री बहुविवाह की एक पद्धति है जहां पर एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है। क्यों? क्योंकि अब स्त्रियों की कमी हो चुकी है तो अब वहां पर एक ही स्त्री, जैसे हमारी द्रौपदी थी, 5 पति थे उसके, ऐसी प्रथाएं शुरू होती हैं कि घर में कोई एक विवाह करेगा और बाकी लोग जो है वो विवाह नहीं करेंगे। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे चीजों को हम देखेंगे ऐसे समाज में तो ये एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन होगा ना। कुछ आगे दूसरा वाला देखते हैं। अगर स्त्रियों की संख्या काफी अधिक हो जाए पुरुषों की तुलना में तो ऐसे में जो है वो फिर बहुविवाह की होगा और यहां पर बहुपत्नी विवाह होगा। पहले वाले में बहुपति विवाह था, अब बहुपत्नी विवाह शुरू हो जाएगा जब एक व्यक्ति जो है वो कई स्त्रियों से शादी करना शुरू कर देगा। तो ऐसी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण जनसंख्या भी होती है और इसी को हम लोग एक प्रमुख कारक मानते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो है सामाजिक आर्थिक कारक। ना सामाजिक और आर्थिक कारक जो है वो बहुत ही प्रमुख चीज है जो सामाजिक परिवर्तन को पैदा करते हैं। ना सामाजिक आर्थिक कारक में मैं आपको अब लेता हूं और कुछ एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर, जैसे अभी हो भी रहा है कुछ में मैनपाट वगैरह जो क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़ के हैं, उन क्षेत्रों में अब ये कोशिश किया जा रहा है कि पहाड़ों के ढलानों पर हम चाय की खेती करें। अब कल जो है वो चाय की खेती एज सच वो पूरे सर्वव्यापी हो जाती है। किसके लिए सर्वव्यापी हो जाती है? तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। अब इससे क्या होगा कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होने लगेगा क्योंकि उनके पास पैसे जो है वो काफी ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे पहले की अपेक्षा। जब पैसे अधिक आने लगेंगे उनका जीवन स्तर बदल जाएगा और उनके सामाजिक मान्यताएं भी बदलनी शुरू हो जाएगी और ये कुल मिला के सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे देगी ना। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये एक बहुत बड़ा कारक होता है जो सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है ना। अगला जो हम लोग आते हैं और अगली जो बात करेंगे वो है कि अगले कारक में वो है सांस्कृतिक कारक। नाउ संस्कृति हमेशा एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। नाउ समाज में संस्कृति हम कहते हैं जीवन जीने का ढंग। अगर कल हमारे संस्कृति में कुछ परिवर्तन होता है नाउ उस परिवर्तन से भी सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम कहें तो अब लगभग हमारे संस्कृति में हाथ मिलाना एक आ गया है
जो हमारे संस्कृति का अंग है, राइट, कि प्रणाम ही नहीं, अब हाथ मिलाना को भी हम लोगों ने स्वीकार किया है। कई लोग हाथ मिलाते हैं तो दूसरी संस्कृति में एलिमेंट है कि हम जो है वो पैर को छुए, अपना बड़ों के प्रति आदर दे। तो ऐसे कोई भी संस्कृति के तत्व अगर प्रभावित होते हैं तो वो क्या करते हैं, व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि संस्कृति एक प्रमुख तत्व है सामाजिक परिवर्तन का। अगला प्रमुख तत्व अगर हम लोग बात करें तो वो है विज्ञान एवं तकनीक। नाउ विज्ञान एवं तकनीक जो है वो आज के जमाने में सर्वाधिक सामाजिक परिवर्तन का कारक रहा है। आज विज्ञान एवं तकनीक के परिवर्तन के कारण ही हम जो है वो लगातार परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। इसी तकनीक का विकास था जिसने हमें, जो हम शिकारी एवं आखेटक थे, वहां से हमें कृषक बनाया, और कृषक से हमें जो औद्योगिक वाला बनाया, यानी औद्योगिक समाज में ले गया। औद्योगिक से आज हमें उत्तर औद्योगिक काल में लेकर आ गया है, जो आज जिसे हम लोग सूचना समाज कहते हैं। और इस समाज में आने का सबसे बड़ा कारण विज्ञान एवं प्रगति है। और यही कारण है कि जो भी समाज जितना अधिक एवं प्रौद्योगिकी में विकास करता है वो उतना अधिक विकसित समाज होता है, और जो नहीं करता वो अविकसित समाज के रूप में रह जाता है। नाउ अब हम लोग आते हैं, अगर हम लोग बात करें तो आखिर सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न जो हैं वो अभिकरण क्या क्या है। नाउ सामाजिक परिवर्तन के जो सबसे प्रमुख अभिकरण है वो हमारे हैं, एक बार फिर हमारी खुद की सोच, और साथ ही साथ समाज के विभिन्न तरह की चीजें जो अभी हम लोगों ने बात की, इन सभी कारकों के परिणाम स्वरूप ही बेसिकली हमें देखा जाता है। अब इसमें भूमिका क्या रहती है सामाजिक परिवर्तन में, तो राज्य की भूमिका, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य का सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका है। नाउ अब हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि राज्य का क्या भूमिका हो सकता है। नाउ इसके ऊपर टैलकट एवं पार्सन ने बताया है, और उसने 5 पॉइंट बताए हैं कि राज्य इस तरह के एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है सामाजिक परिवर्तन में। नाउ सबसे पहला वो है, राज्य द्वारा सामाजिक परिवर्तन के भावी लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी कि हमारा क्या एम होना चाहिए ये राज्य निर्धारित करता है, और इसको समाज परिपूर्ण करने की कोशिश करता है, और इसके द्वारा हम जो है वो सामाजिक परिवर्तन करते हैं। इसके साथ विद्यमान संसाधन एवं परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाए रखना ये राज्य का है, कि किस तरह से जो हमारे संसाधन हैं और जो हमारी परिस्थिति है उनके बीच एक संतुलन बनाएं, और संतुलन बनाकर हम सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे सकते हैं। यह राज्य निर्धारित करता है, तो राज्य इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का एक अनिवार्य होता है। तीसरा है सामाजिक नीतियों के अनुरूप कई योजनाएं बनाना तथा उन योजनाओं को कार्यान्वित करना, यह राज्य के द्वारा होता है। कि जो भी हमारा समाज है, समाज की नीतियां हैं, और इसके अनुसार हम कुछ, सरकार क्या कर सकती है, राज्य क्या कर सकती है, योजना बना सकती है, और इस योजना को क्रियान्वित कर सकती है। तो ये हमारा अगला जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। नाउ इसके बाद चौथा जो है वो ये है कि वो विभिन्न एजेंसियां जो यानी अभिकरण जो है उनको दिशा निर्देश दे सकती है कि भाई आप जो है वो इस तरह से चीज करेंगे और इससे सामाजिक परिवर्तन पैदा होगा। और पांचवा और आखिरी है, वो इन सभी चीजों का मूल्यांकन कर सकती है और मूल्यांकन करके आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो ये हम देखते हैं कि राज्य किस तरह से एक महत्वपूर्ण है और राज्य किस तरह से सामाजिक परिवर्तन को लाता है। राइट, यहां पर हमारा जो है ये चैप्टर सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण समाप्त होता है। और अब इसके बाद हम लोग आखिरी 2 चैप्टर और बच गए हैं, उसकी ओर चलेंगे।